हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आप तैयारी में लगे रहिए, एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला और धीरे धीरे आप अपना ट्वेल्थ का जो आपका सिलेबस है उसे भी अब धीरे धीरे पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपका सहयोग करने के लिए लेके आया हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है। इसका मतलब है कि व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए लेकिन कानून उसके ऊपर है। ये किनका कथन है? तो वो आपका है लॉर्ड डेनिंग का ये कथन है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? जब हम अपने से बड़े लोगों का सम्मान करते हैं तो वो कैसा अधिकार है? तो एक सामाजिक अधिकार है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो हमारे अधिकारों का हनन होता रहेगा और उसके विपक्ष में कोई भी आवाज नहीं उठा पाएगा। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन है कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तिका में न्याय संबंध अवधारणा की व्याख्या की है? प्लेटो ने अपने किस पुस्तक में न्याय संबंध अवधारणा की व्याख्या की है? तो ये आपका द रिपब्लिक पुस्तक में किया गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है? तो इसका आंसर आपका होगा हेराल्ड जे लास्की ने ये शब्द को कहा है। ठीक है, चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन है, किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? भूमंडलीय गांव की संज्ञा विश्व को किसने दी है? तो वो आपका इसका आंसर होगा मार्शल मैकलुहान ने ये संज्ञा भूमंडलीय विश्व की संज्ञा दी है। एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया था? ये जो सूत्र है कि एक व्यक्ति बराबर एक वोट, ये सूत्र किसने दिया था? तो ये सूत्र आपका बेंथम ने दिया था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एट नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? देखिए राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब होता है अपने देश को और भी अच्छा करना, अपने देश को अच्छाई पर ले जाने के लिए यदि क्रांति भी करना पड़े तो हम क्रांति करने के लिए तैयार हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब अपने देश के हित में सोचना। तो इसमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? तो आपका उदारवादी राष्ट्रवाद जो है सो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें क्या है कि हर एक जनता को देखा जाता है, यह चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, उसमें हर जनता को देखा जाता है। ठीक है, चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? ये शब्द किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? देखिए पूंजीवादी मतलब क्या होता है? सिर्फ पैसे के पीछे भागना। जैसे आज आपका अमेरिका जो है, अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र है, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। आपका चीन भी जो है सो पूंजीवादी राष्ट्र है, सिर्फ वो पीछे भागता है किसके? पैसे के। वो जहाँ पैसा उसको मिलेगा वो उसी के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये आपको पूछा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी होगा। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? यदि कोई राज्य के द्वारा धर्म के मामले में, मान के चलिए कि भारत हमारा एक राज्य है, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा ना तो वहाँ भारत को आप देश नहीं कह सकते, भारत को एक राज्य आप कह सकते हैं। तो धर्म के मामले में उसका उचित निर्णय क्या होगा? आपको इसका आंसर देना है। तो उचित निर्णय देखिए क्या है ना कि राज्य धर्म के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे, वही सबसे अच्छा है। जैसे भारत है, भारत आपका क्या है? तो पंथ निरपेक्ष है। क्या है? पंथ निरपेक्ष है। मतलब यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। मान के चलिए कि यहाँ हिंदू धर्म की अधिकता है, यहाँ हिंदू धर्म का ही सिर्फ बात कहा जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ पर मुसलमान धर्म को भी आगे बढ़ाया जाएगा, हिंदू को भी आगे बढ़ाया जाएगा, सिख को भी आगे बढ़ाया जाएगा और जैन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे धर्म के मामले में सरकार किसी तरह की हस्तक्षेप नहीं करता है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। सरकार के सामने सभी धर्म क्या है? सम्मान है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, धर्म लोगों के लिए अफीम है। ये किसने कहा था? ये जो शब्द आया है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये किसने कहा था? और आप सभी को पता है कि अफीम एक मादक पदार्थ है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये मार्क्सवादी प्रवृत्ति के थे
इनका कहना था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। अब देखिए यहाँ पर धर्म लोगों के लिए अफीम है, यह कथन जर्मन क्रांतिकारी कार्ल मार्क्स ने कहा था। 12 नंबर क्वेश्चन है, संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे मजबूत विशेषता कौन सी है? देखिए संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, तो इंडिया के भी जो शासन प्रणाली है वो क्या है, तो वो संघात्मक है। मतलब ये राज्यों का एक संघ है, इसमें अधिक से अधिक राज्य हैं। इंडिया क्या है, 28 राज्यों का एक संघ है। तो इसमें है से सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है इसकी, तो इसकी प्रमुख विशेषता है, इसका आंसर है शक्ति का विभाजन। इसमें क्या है कि सेंटर का शक्ति अलग है और स्टेट का शक्ति अलग है। यहाँ पे है सो मान के चलिए कि आप जब पढ़ते हैं ना समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, तो उसमें है सो सेंटर का शक्ति अलग है और स्टेट का शक्ति अलग है। तो इसमें सबसे अच्छा क्या है विशेषता कि शक्ति का इसमें विभाजन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है कौन सी सही नहीं है कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। तो कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति नहीं की गई थी, बाकी इसमें प्रांतों का समूहीकरण किया गया था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी बनाया गया था और संविधान सभा का गठन भी किया गया था। देखिए अंतरिम मंत्रिमंडल मतलब क्या होता है, ये जब भारत आजाद हुआ था ना, यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ था, उससे पहले एक मंत्रिमंडल बनाया गया था, उसको अंतरिम मंत्रिमंडल कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यहाँ पे आपको पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो आपका इसमें अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी इसमें एक हरी नागरिकता है, आपका जो भारत का नागरिकता है सब जगह एक है, दोहरी न्यायपालिका है। आपका दोहरी न्यायपालिका का मतलब हुआ कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। संघात्मक प्रणाली है, बाकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इसमें नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत गणतंत्र है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा है कि भारत एक गणतंत्र है और क्यों है गणतंत्र, इसका आपको आंसर देना है। तो इसमें क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए भारत गणतंत्र है, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में लोकसभा के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असत्य है? लोकसभा के स्पीकर के बारे में बात किया गया है कि लोकसभा के स्पीकर के बारे में कौन सा असत्य शब्द है, मतलब गलत शब्द है। तो इसका आंसर आपका होगा कि स्पीकर बनने के बाद उसे अपने पद से त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा तभी वो लोकसभा के स्पीकर बन सकते हैं। अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है वो आप कमेंट में करके बताइए हमें, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे उनको भी अपने पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन, आप जब पहली अनुसूची पढ़िएगा तो उसी में आपको बताया गया है कि भारत एक संघ है। कितने राज्यों का संघ है? 28 राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था उन देशों में उपयुक्त है जहां, अब देखिए यहाँ पे पूछा कि उपयुक्त सबसे ज्यादा कहाँ है, ये आपको प्रश्न पूछा है। तो देखिए जहाँ पे समान धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं ना, वहाँ पे संघीय व्यवस्था सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। भारत क्या है कि राज्यों का एक बड़ा आकार भी है, यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता भी है, तो यहाँ पे मान के चलिए संघीय व्यवस्था उतना ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपके फजल अली थे, ठीक है। चलिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता भारत में कौन करता है? तो वो आपके केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। और अभी केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, आप वो उसे कमेंट में करके आप हमको बताइए, मुझे भी तो पता चले कि आपको कितनी जानकारी है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल 3 राज्यों में फैला हुआ है? यहाँ पे पूछा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरी का क्षेत्रफल 3 राज्यों में फैला हुआ, आपको ये प्रश्न पूछा। तो पुडुचेरी का क्षेत्रफल है सो 3 राज्यों में
फैला हुआ है। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर कि किसी स्थान को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या का आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या का आवश्यक होता है, तो वह न्यूनतम कम से कम वहां का जनसंख्या 5000 होना चाहिए, तभी वो शहरी क्षेत्र घोषित हो पाएगा। यह अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, किसके बारे में ये कहा गया है कि यह एक अच्छा सेवक है परंतु एक बुरा स्वामी है, तो ये नौकरशाही के बारे में कहा गया है। किसने कहा ऐसा, तो इसे कहा है कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है, मूल अधिकार की तरफ प्राथमिकता प्राप्त है। देखिए नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो राज्यों के ऊपर निर्भर करते हैं। ये मतलब क्या उसको कह सकते हैं, न्याय योग्य नहीं है, तो इसका आंसर आपका होगा बी। केवल अनुच्छेद 39 बी और सी में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है, मूल अधिकार का जैसा उसे मतलब प्राथमिकता प्राप्त है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है। ये जो सिद्धांत है कि एक व्यक्ति बराबर एक वोट, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका राजनीतिक समानता है। इसमें क्या है, राजनीतिक समानता है। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद का निपटारा कौन करता है। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा कि चुनाव चिन्ह संबंधित, मान के चलिए भाजपा का है सो कमल है, उसके बाद कांग्रेस का है सो हाथ छाप है, तो इसमें मान के चलिए कि किसी तरह का विवाद हो जाए चुनाव चिन्ह संबंधित, तो इसका निपटारा कौन करेगा, तो इसका निपटारा भी भारत का चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं। ये एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं। तो हो सकता है कि आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा कि संसद एवं विधानसभाओं के सभी सदस्य, लेकिन नहीं, ये गलत है। इसका आंसर सही होगा कि संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण है सो मतदान करते हैं। निर्वाचित शब्द आया है मतलब चुने गए जो सदस्य हैं वो मतदान करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मनोनीत किया जाता है ना राष्ट्रपति के द्वारा वो मतदान नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो क्या किया जा सकता है। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने का मतलब क्या होगा कि मान के चलिए कि जितना भी पुलिसकर्मी है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, स्कूल कॉलेज बंद पड़ गया है, सड़कों पे लोग उतर गए हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, तो उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू कर दिया जाता है। उसके बाद फिर चुनाव होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बाद चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध वियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। अब देखिए ये जो है महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है, तो महाभियोग प्रस्ताव जो होता है सो राष्ट्रपति को हटाने के लिए होता है कि नहीं मुझे राष्ट्रपति पसंद नहीं है, तो उसको महाभियोग प्रस्ताव लाके उनको हटा दिया जाता है। तो उसके लिए कितने बहुमत होना चाहिए ये आपको प्रश्न पूछा है, तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। मान के चलिए कि 100 सदस्य है ना, तो 33 दूनी 66 सदस्य का है सो उसमें सिग्नेचर होना चाहिए कि नहीं है सो राष्ट्रपति को हटा दिया जाए। ये राष्ट्रपति अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए प्रधानमंत्री को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लाया जा सकता है, इनको हटाने के लिए लोक निर्णय कराया जा सकता है। लोक निर्णय मान के चलिए कि जितने सदस्य हैं वे सभी है सो विचार करेंगे कि प्रधानमंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो इनको हटा दिया जाए और किसी और को प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया जाए। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है किस बिल पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिल आया तो बिल का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि बिजली बिल या तो पानी का बिल, ये बिल नहीं है। ये बिल है कि मान के चलिए कि किसी प्रकार का है सो संशोधन करने का रहता है ना कि हमको ये चीज़ करना है वो चीज़ करना है, प्रस्ताव पेश करना है लोकसभा में, तो उसको बिल कहा जाता है। तो कौन से बिल पर विशेषाधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, तो संविधान संशोधन विधेयक वाला बिल पर है सो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है।
चलिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में कौन शामिल है या संसद में कौन कौन शामिल है। तो यहाँ पे संसद में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा नहीं होगा, यहाँ पे संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों शामिल हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समर्थन करता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। ये किसने समर्थन किया था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, तो वो लास्की ने इसका समर्थन किया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी थी। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी, तो वो जॉन रॉल्स ने लिखा था। 36 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा है अपनी सुलझी हुई बुद्धि को जनहित के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है। इसका मतलब हुआ कि ये शब्द किसने कहा है कि जो अपनी बुद्धि है उसको जनहित के लिए प्रयोग करना, मतलब लोगों के हित के लिए, लोगों के लाभ के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है। ये शब्द किसने बोला था, तो ये शब्द भी आपका लास्की ने बोला था। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नागरिकता प्राप्त करने का एक कारक नहीं है। आपको पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसमें मान के चलिए कि निजी संस्थान में सेवा करना नागरिकता प्राप्त करने का कोई भी कारक नहीं है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां लोक सेवकों को संसदीय चुनाव में भाग लेने की छूट है। लोक सेवक मतलब समझ रहे हैं, जो जेपीएससी, यूपीएससी ये सब जो करता है ना, बीपीएससी, ये सब लोक सेवक होता है। तो लोक सेवक को भी चुनाव में भाग लेने का छूट है, वो कौन सा देश है, तो वो आपका फ्रांस है। ठीक है, भारत नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की बैठक का एजेंडा कौन तैयार करता है। एजेंडा मतलब क्या होता है, एजेंडा मतलब होता है मुद्दा, मतलब कि क्या क्या होना चाहिए, ये तैयार कौन करता है, तो इसको तैयार जो है से खुद प्रधानमंत्री करते हैं कि क्या देश में होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये सारा का सारा एजेंडा का तैयारी प्रधानमंत्री खुद करते हैं। संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले संविधान बिल पर कितने राज्यों विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। मतलब समझ में आए कि संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए कि मान के चलिए कि इसमें किसी राज्य को जोड़ना है या किसी राज्य को भारत से अलग करना है, तो इसको प्रभावित करने के लिए कितने राज्यों की सहमति जरूरी है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो कम से कम 28 राज्यों की, मतलब 28 राज्यों में से मान के चलिए कि आधा राज्य का सहमति जरूरी है, मतलब 14 राज्य का सहमति जरूरी है। अगर 14 राज्य कहेंगे कि हाँ उसे आप अपने में मिला लीजिए, कि आपको मान के चलिए कि मिलाना है नेपाल को भारत में, तो नेपाल को भारत में मिलाना है तो आपको कम से कम 14 राज्यों का सहमति लेना पड़ेगा कि हाँ आप नेपाल को भारत में मिला सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। ये जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो वो आपके हमारे बापू महात्मा गांधी ने लिखी है। 42 नंबर क्वेश्चन है किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित होती है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है, मतलब संघीय व्यवस्था जो चीज है वो भारत में किस देश से लिया गया है, तो वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये आपका सबसे आसान क्वेश्चन है, तो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद है 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है, तो ये आपका विश्व शांति शब्द जो है ना वो प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। बाकी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये तीनों शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए गए थे। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा की निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। लोकसभा की निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो वो आपका होगा 552 सीट अधिकतम संख्या हो सकती है। 46 नंबर क्वेश्चन है इंदिरा साहनी 1993 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रतिपादित किया था। ये आपको प्रश्न पूछा है इंदिरा साहनी मामला, तो ये आपका इसका आंसर होगा क्रीमी लेयर की धारणा। मान के चलिए जो ओबीसी वाला से धारणा है ना उसको है सो बरकरार रखा गया था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग जो ओबीसी है, बीसी है, उसमें 27% जो हम लोग को आरक्षण मिलता है उसको बरकरार रखा जाए, ये उसका मुद्दा था। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है उच्च न्यायालयों के जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। प्रश्न पूछा है कि उच्च न्यायालयों में जजों की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार
किसको प्राप्त है? तो आपका इसका आंसर होगा कि ये संसद को प्राप्त है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधेरा कितना गहन होगा? ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द आपका लॉर्ड बाइस के हैं। किसके हैं? लॉर्ड ब्राइस के हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? अवशिष्ट शक्तियां मतलब होता है कि मान के चलिए कि बहुत सारा शक्ति है से राज्य को दिया गया है, बहुत सारी शक्तियां केंद्र को दी गई है, लेकिन जो बच गई शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां हैं जो बच गई है, तो वो किसके पास है? तो वो आपका संसद के पास है। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये नीति आयोग जो होता है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो पदेन अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो चलिए आप यहाँ तक जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो।